वेल इस वीडियो से आपका लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। मैं आज आपको लाखों रुपए नहीं दूंगा, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ना, आपको ओवर द इयर्स लाखों, इनफैक्ट कई सारे लोगों के करोड़ों रुपए बच जाएंगे। इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा कमा लेंगे। आपको कैसे फायदा होगा, आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आएगा सारी चीजें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अभी तक आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे थे ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लॉजिकल वीडियो। हम हर चीज का आंसर लॉजिक्स के साथ देने वाले हैं। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या मैं महंगी तो नहीं ले रहा? क्या मुझे खरीदनी भी चाहिए? क्या मुझे रेंट पर रहना चाहिए? मुझे कब तक रेंट पर रहना चाहिए? क्या मैं रेंट ज्यादा तो नहीं दे रहा? बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लॉजिकल। अगर मैंने बोला तो हर चीज का जवाब हम लॉजिक्स के साथ देंगे। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि हो सकता है आज आप रेंट पर रहते हो। देखिए, आज हम किसी भी प्रॉपर्टी में रहते हैं, उस प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो आज अगर आप एग्जाम्पल के लिए रेंट पर रहते हैं, भाई ज्यादातर लोग हो सकता है रेंट पर रह रहे हो, कई सारे लोग होंगे हो सकता है रेंट पर ना भी रह रहे हो। तो एग्जाम्पल आप समझिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। इनफैक्ट इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर पाओगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो। अब देखिए, हर प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर आप आज किसी घर में रह रहे हैं, आप रेंट पर ही सही आप रह रहे हैं, मैं मान के चलता हूं एक आम आदमी किसी घर पर रह रहा है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख रुपए। अब वो घर हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, 30 लाख रुपए हमने पकड़ के चल लिया। अब इस 30 लाख रुपए जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अगर आप इसे खरीदना चाहेंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अभी आप क्या कर रहे हैं? आप रेंट पर रह रहे हैं, तो हो सकता है आप सिर्फ 15,000 रुपए महीने का रेंट दे रहे हो। अब आप कहेंगे ठीक है, 15,000 रुपए महीने का हम रेंट पे कर रहे हैं, 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मेरा एक सवाल है अब आपसे, अगर ये सिनेरियो है, अब ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप जिस घर में रह रहे हैं रेंट पे, हो सकता है वो 50 लाख का, हो सकता है वो 5 करोड़ का भी हो, और उसके हिसाब से आप कितना रेंट दे रहे हैं अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो। या कोई और इंसान जो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है, वो जिस प्रॉपर्टी में रह रहा है उसकी वैल्यू क्या है और वो मंथली रेंट कितना दे रहा है। जब आपने इसे समझा तो मेरा एक ही सवाल है, ये रेंट ज्यादा है या कम है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? हम इंडिया में जनरली करते क्या हैं, अगर हमें रेंट पर जगह चाहिए होती है, हमें रेंट पर घर चाहिए होता है, हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, हम उसे बोलते हैं भैया हमें इस तरीके का 3 BHK 4 BHK 2 BHK हमें दिखा दो। वो हमें 10-12 ऑप्शंस दिखाता है, हम उसमें से कोई ना कोई डिसाइड करते हैं, और इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमारे दिमाग में ना एक रिलेटिव कंपैरिजन चल रहा होता है। हम देखते हैं एक घर है 15,000 रुपए रेंट मांग रहा है, एक 18 मांग रहा है, एक 20 मांग रहा है, एक 12 मांग रहा है, एक 10 मांग रहा है, तो हमें लगता है यार 15 ठीक है। तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि यार मार्केट में शायद 15,000 रुपए का रेंट ठीक है। बट ये हुआ आपने 7-8 घर देखे तो। बट इंडिया में कितने घर हैं, इंडिया में कितनी लोकेलिटीज हैं? तो होता क्या है, जनरली कोई इंसान है, उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस के आसपास कोई लोकेलिटी है, वहां पर वो देखता है कि भैया किस हिसाब से मुझे रेंट पड़ेगा, तो वो इस तरीके से कोई ना कोई रेंट पे करने लग जाता है। बट मैं आपको एक एवरेज बताना चाहूंगा। आपको यह समझना है कि अगर आप ज्यादा रेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे, आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेंटल यील्ड का कंसेप्ट। अब रेंटल यील्ड का कंसेप्ट क्या है? मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो मैं दिमाग में क्या लेके चलूंगा कि यार इससे ना मुझे सालाना 3% का ब्याज आना है। मतलब अगर 1 करोड़ की चीज है तो मुझे साल का 3 लाख रुपए आएगा। अगर साल का 3 लाख रुपए आएगा तो महीने का कितना हो गया? आप कहेंगे महीने का हो गया जी 25,000। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अगर मुझे महीने का 25,000 रुपए आएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होगी कि भैया मुझे कोई 30,000 दे दे या ज्यादा दे दे। तो जिसे रेंट पर चढ़ाना है वो ज्यादा लेना चाहता है, और जो रेंट पर रहना चाहता है वो कम देना चाहता है। बट मिलेगा क्या? इसका एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3% ही जनरली मिलता है। हो सकता है किसी जगह पे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, कहीं पर 4 या 5% भी रेंटल यील्ड आ रही हो, और हो सकता है कई जगह पर वो 2% से भी कम हो। तो वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड कर सकता है, बट एक एवरेज जो आएगी वो 2 से 3% की आएगी। अब आपको क्या देखना चाहिए? आप ज्यादा रेंट दे रहे हो या कम रेंट दे रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा? इसी रेंटल यील्ड से। मैं मान के चल रहा हूं, अभी आप ही का क्वेश्चन जो था कि भैया 30 लाख रुपए के हम एक घर में रह रहे हैं। अगर 30 लाख रुपए का घर है तो उसका 3% हुआ 90,000 रुपए। अब 90,000 सालाना रेंट बनता है उस प्रॉपर्टी से, मतलब महीने का 7,500। हो सकता है 7,500 में ना मिले, 8 में मिले, 9 में मिले, 10 में मिले, बट ये हमें समझ आ रहा है कि भैया 3% के हिसाब से तो 7,500 रुपए महीना बनता है। और अगर हम उसी चीज का 15,000 रुपए दे रहे हैं रेंट महीने का, तो ये ज्यादा है।
अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं तो ऐसे समझिए, आपको लग रहा होगा नहीं आसपास तो 15,000 का रेंट जायज़ लग रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा रिसर्च और करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस रेट के आसपास भी आपको रेंट पर चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि एक कैपिटल के ऊपर जो निकलना है ना, वापस आना है, वो 2 से 3% ही होता है रेंटल यील्ड एवरेज। अब ये जो मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, इससे आप सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? मैं कहता हूं आप 30 लाख हटा दीजिए, आप अपने जहां पर भी आप रेंट पर रह रहे हैं उसकी वैल्यू डाल दो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो। अगर आप 2 करोड़ के घर पे भी रेंट पर रह रहे हैं तो आप कितना रेंट दे रहे हैं? आप कहते हैं जी मैं तो जी 75,000 रुपए दे रहा हूँ, 75,000 दे रहा हूँ। तो अब आप बताइए ये 75,000 ज्यादा है या कम है? आप कहोगे अभी पता लग जाएगा रेंटल यील्ड से। अगर मैं 2 करोड़ के हिसाब से बात करूं तो 3% के हिसाब से साल का बनता है 6 लाख, और अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो बनता है 50,000। तो अगर आप 50,000 तक रेंट दे रहे होते तो मैं बोलूंगा ये रेंटल यील्ड के हिसाब से है, बट अगर आप 75,000 दे रहे हो तो अब ये ज्यादा है। तो रेंट आप ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो आपको कैसे पता लगा? रेंटल यील्ड के कंसेप्ट से पता लगा। अब एक सवाल आता है, देखो सवाल आएंगे तो उनके जवाब देने जरूरी हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि सर ठीक है ये तो समझ आ गया कि मैं रेंट ज्यादा दे रहा हूं, अगर मैं रेंट ज्यादा दे रहा हूं तो क्या अब मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं या नहीं खरीदूं? देखो अभी हमने खरीदने की बात नहीं करी कि खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, अभी हम यहां पर हैं कि मैं रेंट ज्यादा दे रहा था तो अब मैं या तो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता हूं जहां पे मुझे कम रेंट देना पड़े, या मुझे खरीद लेना चाहिए। तो अगर आपको रहना भी उसी घर पर है जो 30 लाख रुपए का और जिसका 15,000 रुपए रेंट दे रहे हो, तो अब मैं, और मान लेते हैं वो घर आपको पसंद है, आपको वही घर मिल रहा है खरीदने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पर देखिए, यहां पर आपको दूसरा कंसेप्ट समझना है जो कि है प्राइस टू रेंट रेशियो। अब ये प्राइस टू रेंट रेशियो एक बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो आप अपना भी भला कर पाओगे और लोगों का भी भला कर पाओगे। यहां पर क्या होता है, एक रेशियो हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी का प्राइस है उसे डिवाइड कर देंगे एनुअल रेंट से, सालाना रेंट कितना आ रहा है। मैं आपको यहां पर समझाता हूं, इसे देखिए। अगर आप अपना ही एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू है और आप 15,000 रुपए महीने के हिसाब से दे रहे थे, तो साल के आप 1,80,000 रुपए दे रहे थे। अब सवाल आता है कि 1,80,000 रुपए जब हम दे रहे हैं तो यहां पर प्राइस टू रेंट रेशियो क्या कह रहा है? प्राइस टू रेंट रेशियो कह रहा है कि भैया 30 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,80,000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 16.6, जो कि 21 से कम है। तो मुझे क्योंकि 16.6 आ रहा है, यहां पर इस घर को खरीद लेना चाहिए, ये बेटर डिसीजन है। अगर मुझे वही घर पसंद है तो अगर मैं उसे अफोर्ड भी कर सकता हूं, आप चाहे लोन लेके भी लेना चाहते हैं, तो आपको अब खरीदना चाहिए। बट एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको अब 15,000 रुपए ही रेंट देना था, 15,000 ही रेंट देना था, बट अब आपको एक और प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि 50 लाख की है। वहां पर एक बेडरूम आपको फालतू मिल रहा है, किचन भी बड़ा मिल रहा है, ड्राइंग रूम भी बड़ा मिल रहा है, आपको लिविंग स्पेस भी बड़ा मिल रहा है, आपको वहां पे पार्क भी मिल रहा है, आपको बहुत सारे अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और उसकी वैल्यू 50 लाख की है। तो अब क्या करें? रेंट तो सेम है, रेंट 1,80,000 है, बट अब हमारा जो रेशियो है जो कि 21 से कम होना चाहिए था वो 21 से बढ़ गया, वो 27.7 आ गया। तो इस सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 50 लाख के घर में रह सकते हैं और उसे मत खरीदिए, उसे रेंट पर ही रहिए। अब आप कहेंगे सर घर तो लेना है यार, एक घर अपना तो होना चाहिए। सवाल आते हैं ना, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लेने और ना लेने के अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको ले ही लेना चाहिए, ना मैं आपको ये बोल रहा हूं आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं भैया हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू को देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में कोई चीज मिले, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे स्टॉक्स हो, तो जरूर लेना चाहिए। बट अगर आपको ओवर प्राइस मिल रही है तो वो आपको पता कैसे लगेगा ओवर प्राइस है? मैंने आपको रेशियो बताया, प्राइस टू रेंट रेशियो देखो। अगर कोई चीज आप पसंद कर लेते हो वो 2 करोड़ की भी है, तो मैं कहूंगा उस 2 करोड़ की चीज को अगर आप ना खरीदो और अगर आप उस पर रेंट पे रहो, तो रेंट कितना पड़ रहा है? अगर आप कहोगे 40,000 रुपये रेंट पे मिल रही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल रहो ना वहां पे, क्योंकि आप डिवाइड करके देख सकते हो वहां पे कि आपका रेशियो क्या आ रहा है। सो ये आपको अगेन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी, बट इसके बावजूद भी सवाल अभी खत्म नहीं होते। सवाल आते हैं नहीं 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 मैं तो खरीदूंगा जी, मेरे को तो खरीदना है, महंगा मिले कुछ भी मिले मेरे को तो खरीदना है। तो इमोशनल बाइंग इंडिया में होती है भाई। लड़के को शादी करनी है तो दिखाना होता है अपना घर है जी, चाहे वो लोन पर क्यों ना हो, बट अपना घर है जी, है ना, ऐसा होता है। तो एक होता है इमोशनल बाइंग, एक होता है
आप लॉजिकली SIP भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये SIP क्या होता है? SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करते हो बट उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते हैं कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको करना क्या है, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए पैसा आपका है, आपका डिसीजन है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप घर पे रहो, अपने घर पे रहो, रेंट पे रहो, ज़्यादा पैसे दे आओ किसी को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं आपको गाइड ज़रूर करूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये बोले मुझे किसी ने समझाया नहीं है, गाइड नहीं किया। तो गाइड करना ज़रूरी है। एट दी एंड डिसीजन आपका है भाई, पैसा आपका है। आप समझिए, मैं यहाँ पर एक लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इमोशनल बाइंग हम कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, आपको जी वो 50 लाख का घर पसंद आ गया, जो कि मैंने बोला कि आप चाहें तो रेंट पर रह सकते हैं, बट आपको नहीं लगा नहीं जी रेंट पे नहीं, रेंट होता है, रेंट हर साल बढ़ेगा, आप ऐसा मान सकते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ टाइम में तो बढ़ी जाएगी, ये भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपने उसे खरीद लिया, आपने 50 लाख रुपए के घर को खरीदने के लिए आपने लोन अप्लाई किया। मैं कहता हूँ उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी है, फर्नीचर भी है, वो आपको शायद ज़्यादा का पड़ जाए, 55 लाख का पड़ जाए, जो भी है। अब आप स्टैम्प ड्यूटी भी देंगे, बहुत सारी और भी खर्चे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 50 लाख का ही 50 लाख लोन ले लिया। अब ऐसा होता नहीं है, बैंक आपको 80-85% ही देता है, बट मान लेते हैं आपको 50 लाख का लोन मिल गया। अब क्या होगा, अगर आप 50 लाख का लोन कराएंगे तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये सब चीज़ें आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाइए, आप सिंपली होम लोन कैलकुलेटर पे जाइए। यहाँ पे हमने HDFC का होम लोन कैलकुलेटर खोला हुआ है। तो अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जी आपको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए था, आपको 50 लाख रुपए का लोन मिल गया, और आपको वो मिला 20 साल के लिए, कि आप 20 साल में पैसा दे सकते हो। EMI होगी आपकी। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो आप दे रहे हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन, क्योंकि इंडिया में सस्ते होते हैं, 8% पे मिल जाता है। बट जिन लोगों को एक्चुअल में होम लोन की ज़रूरत होती है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया सैलरी लिमिटेड है, चाहिए होम लोन, तो उन लोगों को पता है कि 8% पे नहीं मिलता। आप NBFCs के पास जाएंगे तो 10 भी होगा, ज़्यादा भी होगा, बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ चलो 8% पे भी मिल गया। तो अब आप समझिए, आप 41,822 रुपीज़ की EMI देंगे, सामने आ रहा है 1 करोड़ रुपए तकरीबन आपको चुकाने पड़ जाएंगे। 50 लाख का लोन मिला, 50 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट लगेगा, तो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी भी कोई दिक्कत नहीं, समझो कंसेप्ट को समझो। तो यहां पर मुझे क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए भरना पड़ गया। अब हो सकता है किसी को लगे यार क्या मजाक कर रहे हो, 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख ही और देना पड़ेगा। तो आंसर है हाँ जी, आपको 50 लाख और देना पड़ेगा। बट अगर आप एक काम और कर सकते हो, वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यहां पर बोला था कि 50 लाख रुपए की चीज़ है, आप रेंट पर रह सकते हो, क्योंकि हमारा रेशियो है, जो रेशियो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो आप रेंट देते हो 15,000 रुपए का 50 लाख रुपए की चीज़ के लिए। तो अब क्या है यहाँ पर कि आपका जो 41,822 रुपीज़ की आपकी EMI बन रही थी, उसकी जगह आपने क्या किया, आपने 15,000 रुपए का रेंट दिया, और बाकी का जो पैसा बचा 26,822 उसकी SIP करा दी। मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ जी ऐसा होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका रेंट 15,000 की जगह 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए, 20 हो जाए, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बट मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, सैलरी इंक्रीमेंट्स भी होंगे। तो इसलिए मैंने वहां पर कुछ नहीं किया, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि SIP आपकी वही 26,822 की चल रही है। अब इसे लॉजिकली समझते हैं, इससे होगा क्या, ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर देख लीजिए आप, अगर मैं यहां पर सिंपली नेट पर लिख देता हूं SIP कैलकुलेटर, आप खुद भी लिख सकते हैं। तो आप SIP कैलकुलेटर खोल लीजिए, और यहां पर जब आप SIP कैलकुलेटर खोलेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो आपको क्या दिखने वाला है, 26,822 20 सालों के लिए। अगर आपको 15% का एनुअल रिटर्न्स मिल जाते हैं सालाना, मतलब महीने का आप समझेंगे तो ये 1% कुछ हुआ, तो 15% अगर आपको सालाना रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे 15% कैसे मिलते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकते हो। तो निफ्टी भी अगर आप देखेंगे ओवर द ईयर्स, तो उसने 15% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी जो SIP है, ये 26,822 रुपये अगर आप 20 सालों के लिए लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 3.4 करोड़ रुपीज़। और आपका 50 लाख रुपए का जो घर है ना, वो हो सकता है 20 सालों में 3.5 करोड़ के आसपास का ना हो। तो यहाँ पर लगभग 2.9 करोड़ बोलो या 3 करोड़ ही बोल लो, मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए का आप कह सकते हो कि नुकसान हो सकता है।
क्योंकि अगर आपने सिर्फ इमोशनल डिसीजन लिया कि नहीं जी घर तो चाहिए, तो आपने यहां पर करा ली ईएमआई, आप ईएमआई भर रहे हो, 50 लाख का घर आपका हो गया, वो कल को 50 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो जाए, 1.25 करोड़ का हो जाए, 1.5 करोड़ का भी हो जाए। बट यहां पर अगर मैं रेंट पर रह रहा था और रेंट भी चलो मैं देता जा रहा था, बट मेरी जो एसआईपी है उसने मुझे इतना अमीर बना दिया कि मेरे पास 3.4 करोड़ रुपीस होगा। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता कम। कोई इंसान बोले जी 15% की रिटर्न नहीं आई, तो मैं उसका भी जवाब आपको अभी के भी दूंगा। हो सकता है कि 15% की रिटर्न ओवर द ईयर्स नहीं आई, हो सकता है आपको 14% ही आई, हो सकता है आपको 13% ही आई। तो इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर इजिली। तो 14% के हिसाब से 2.9 करोड़, इट इज स्टिल मोर। जो अगर आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर 13% भी कर दूं तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 13% की भी रिटर्न्स आई तब भी वो 2.4 करोड़ होगा। और हो सकता है घर की वैल्यू 2.4 ना हो, बट अगर ज़्यादा आ गया तो 15% की जगह अगर आपको 16% की रिटर्न मिल गई तो आप यहाँ पर देखोगे इट विल बी 4 करोड़ रुपीज़, सीधा 60 लाख बढ़ता है 1% से। तो ये 1% की वैल्यू जो है ना आज नहीं पता होती इंसान को, बट जब वो लोन ले रहा होता है ना तभी तो 20 साल का होराइजन है, 25 साल का होराइजन है। तो आप इसे खुद कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, करना आपको, डिसीजंस आपके हैं। फाइनली एक और कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि जी लोन वोन के चक्करों में हम नहीं पड़ते, लोन वोन के चक्करों में हम नहीं पड़ते, हमारे पास तो जी पैसा इकट्ठा हो गया, हम तो जी जाके घर खरीदेंगे और जितने पैसे हैं उतने के घर खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है, चलो इसका भी एक आंसर देते हैं। अगर आप अपफ्रंट बाइंग की सोच रहे हैं, मैं कहता हूं ठीक है जी, आपने अपफ्रंट बाइंग कर लिया, आपके पास 50 लाख रुपए जुड़ गया, आपने 50 लाख रुपए जाके आपने घर के ओनर को पकड़ाया, उसने आपको घर आपके नाम पे रजिस्ट्री कर दी, खत्म। अब घर की वैल्यू बढ़ेगी, बहुत मजा आएगा आपको, आपकी घर की वैल्यू बढ़ रही है, ओके। बट अगर आप यहां पर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको गाइड कर दूं। मैं कहता हूं चलो अब आप होम लोन ले लो। अगर आपके पास 50 लाख पड़ा है और आपको लेना ही है, आपने होम लोन ले लिया, फिर होम लोन बेटर है। क्यों बेटर है? मैं यहां पर यही एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन ही ले लिया, आपके पास 50 लाख रुपए बच गया, लोन ले लिया, अब हम किस्तें देंगे उसकी, हमें समझ आ गया कि भैया अगर 50 लाख की किस्त देंगे 41,822 की किस्त बनेगी। बट अगर मैं अफोर्ड कर सकता था, मान लेते हैं मैं ईएमआई दे सकता हूं, बट अब इस 50 लाख का मुझे क्या करना है जिससे मेरा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। आप नेट पे जाइएगा और नेट पे लिखिएगा, आप लमसम कैलकुलेटर डाल दीजिएगा। अब ये लमसम कैलकुलेटर डालने से आपका फायदा क्या होगा, कुछ आपको समझ आएगा। मैंने तो जी ईएमआई करा ली, अब मैं ईएमआई जैसे तैसे भर रहा हूँ, बट अब 50 लाख रुपए को उठा के मैंने लमसम में डाल दिया। आप 50 लाख डालो, 20 लाख डालो, 30 लाख डालो, आपके ऊपर है। बट अगर आपके पास पैसा है और आपने 50 लाख रुपए को लमसम में डाल दिया, एग्जाम्पल 15% की ही रिटर्न्स आ रही है, तो अब क्या होगा, अब 20 सालों के अंदर ये पैसा 50 लाख नहीं होगा, ये 8 करोड़ 18 लाख रुपए हो जाएगा। आप खुद कर लीजिएगा, मतलब ये तो सब नेट पर अवेलेबल है। बात आती है यहाँ पर कि भैया इस 15% के लिए हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए आई बटन पे लिंक है, आप जाके एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप समझिए, उसके बाद आप एक लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा। बट मेरा बताने का फर्ज बनता है आपको कि वो 50 लाख रुपये 20 सालों में 8 करोड़ रुपये हो जाएगा, और घर की कीमत 50 लाख की शायद 8 करोड़ ना हो, और जनरली नहीं होती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मतलब मैं थोड़ा सा फ्लैट्स में इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं रहता, थोड़ा क्या पूरा ही नहीं रहता, बाकी आपकी चॉइस है। सो गाइड करना मेरा फर्ज है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करें, इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ठीक है 50 लाख रुपए कई गुना बढ़ सकता है, 8 करोड़ रुपए भी हो सकता है। अगर वो 1% में हिला देता तो क्या होता है, ये आपको बताना है कि भैया 50 लाख रुपये अगर मैं लमसम डालता हूँ और 15% की जगह मुझे 16% की रिटर्न आती है, तो 20 साल में वो पैसा कितना होगा आप कमेंट्स में बताएंगे। अब मैं लमसम कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, आप इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं। एक और प्लान होता है जिसे हम बोलते हैं SWP। अभी हमने SIP समझा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी ओल्ड एज में होंगे, रिटायरमेंट का पैसा है, पैसा पड़ा हुआ है, बट उसका क्या करना है समझ नहीं आ रहा, बट हमें हर महीने खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। इनफैक्ट सवाल आता है, ये 50 लाख रुपए मेरा पड़ा था, मैंने लोन भी करा लिया, तो भैया ये 41,000 की किस्त कहाँ से निकलेगी, मेरे पास तो नहीं है इतनी कमाई। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है कि आप SWP में पैसा डाल दो। इसे मैं समझा देता हूँ, कई सारे लोगों के लिए काम के लिए बहुत बहुत
वैल्यूएबल चीज बोल रहा हूं मैं कि भैया आप कह रहे हैं जी किश्त है, मैं कहता हूं 40,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए। हो सकता है आप कहते हो जी 40 नहीं चाहिए, 20 में अफोर्ड कर लूंगा, 20 चलो मुझे चाहिए होगा। आपकी सहूलियत है, आपको क्या चाहिए, या आप कहते हो कोई बात नहीं मैं किश्त अफोर्ड कर लूंगा बट फिर भी कुछ ना कुछ आता रहे, हर मंथ आता रहे, जैसे भी आता रहे। तो SWP प्लान के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आप चाहें तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मुझे फिक्स्ड अमाउंट नहीं चाहिए, जो मेरा पैसा जितना बढ़ता जा रहा है, 50 लाख का 50 लाख ही पड़ा रहा है, बट वो जितना बढ़ता जा रहा है, वो 50 लाख का 50 लाख की जगह 51 लाख हो गया तो 1 लाख मेरे को आ जाए, आप के ऊपर है कि आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको क्या चाहिए। सो आप SWP प्लान से फिक्स अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो एडिशनल जो ग्रोथ हो रही है आप वो विड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको EMI भरने में लगता है कि सहूलियत चाहिए तो वो भी हो जाएगी, आपके पास 50 लाख का 50 लाख पड़ा और वो ग्रो भी करेगा। सो अब इसके लिए मैं एक चीज और बताऊंगा कि ज्यादातर ब्रोकर्स के पास ये वाला फीचर नहीं होता है SWP वाला, तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्रोकर है जिसके पास SWP फीचर है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज जो इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स और SWP प्लान्स के अंदर, वो है NJ वेल्थ। तो मैं लिंक दे दूंगा NJ वेल्थ का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो NJ वेल्थ के ऊपर, ये क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आप NJ वेल्थ के ऊपर जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का। आप खुद से भी SWP प्लान के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अदरवाइज आप चाहें तो वहां पर अपना क्वेरी भी डाल सकते हैं एंड दे विल गाइड यू कि आप किस तरीके से आप अपनी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। अदरवाइज आपको SIP भी शुरू करनी है, म्यूचुअल फंड्स में भी शुरू करना है, और यू वांट द गाइडेंस, सो दे विल गाइड यू, दे आर द वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर्स। सो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया क्योंकि SWP प्लान आपको ज्यादातर ब्रोकर्स में नहीं मिलेगा। सो फाइनली ये वीडियो के अंदर मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी उसके ऊपर फाइनली बात कर लेते हैं कि मैंने आपको ये बताया कि यहां पर आप अगर आप अपफ्रंट बाइंग करते हैं उसकी जगह अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कहां पर बेनिफिट है। आई होप आपको समझ आ गया हो। मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश करी कि इमोशनल बाइंग की जगह आप चाहें तो आप लॉजिकल SIP भी कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको घर खरीदना है या नहीं खरीदना वो आपको कैसे पता लगेगा, आप प्राइस टू रेंट रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एंड फाइनली मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी कि रेंटल यील्ड से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आज आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप ज्यादा रेंट दे रहे हैं, कम रेंट दे रहे हैं। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को फायदा हो, उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिले। अगर आप इसी तरीके की और भी ज़्यादा पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।